मिस्टर नारायण लोधा से दी नारायण लोधा बनने की जर्नी कैसे होगी एंड आप उसको किस तरीके से हासिल करोगे? कोई रोड मैप वगैरह आपने बना रखा है? कोई गेम प्लान है आपका? सो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ में आप मेहनत। हम्म, आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करते रहोगे आप, हम्म, तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी। तो जब आपकी लाइफ में फेलियर आते हैं तो आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हो? कैसे आप अपने आप को समझाते हो कि टेंशन मत लो, हम दोबारा ऊपर जाएंगे? देखिए सर, लाइफ में फेलियर आएंगे। हम्म, मेरी लाइफ में भी बहुत फेलियर आया। हम्म, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव माइंड सेट। ठीक आपका है। जो माइंड है वो हम्म, बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। हम्म, ठीक है, आप सब समय अगर पॉजिटिवली सोचेंगे, काम हम्म। पॉजिटिवली करेंगे, तो आप डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपको ग्लोबल फाइनेंस में कुछ चेंजेस करवाने हो सिस्टम में, तो वो क्या चेंजेस होंगे? सर देखो, ग्लोबल फाइनेंस में जो चेंज कराना है, तो मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ कि भाई वर्ल्ड जो इन्वेस्टमेंट करे, वो इन्वेस्टमेंट करे फूड और एग्रीकल्चर में। ठीक है। आज भी अगर वर्ल्ड बैंक या अपने WTO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो वर्ल्ड में बहुत सारा अनाज है, लेकिन आज भी बहुत से आदमी भूखे हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं 4 बेस्ट ऑप्शन दे रहा हूँ आपको: गोल्ड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और रियल एस्टेट। आप किस में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे? सर देखो, बेसिक चीज़ क्या है कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप आपका प्रोफाइल क्या है और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। हम्म, और आप जब भी इन्वेस्ट करोगे, तो पोर्टफोलियो कंसंट्रेट करके नहीं कीजिए, ठीक है। आप उसको डाइवर्सिफाई कीजिए। सर लेट सपोज आपको अपनी पूरी नेटवर्थ एक एसेट में एलोकेट करनी हो फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर, तो क्या एसेट होंगे? सो देखो, अगर मेरे को अपना पैसा लगाना हो, तो म्यूचुअल फंड का एक मल्टी एसेट फंड है, ठीक है। उसमें मैं 10 साल के लिए लगाऊंगा पूरा? पूरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो हर इंसान आज के टाइम में भाग रहा है पैसे के पीछे, फाइनेंस के पीछे, कि किस तरीके से वो ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्न कर पाए और उनको सेव कर पाए, किसी भी तरीके से अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो कुछ ना कुछ वेल्थ देकर आ जाए। तो काफी सारे वीडियोस हमने देखे, पॉडकास्ट देखे, उसमें लोग बताते हैं जो वेल्थ क्रिएट होती है वो जनरेशन वाइज होती है। किस तरीके से एक इंसान 0 से 1000 करोड़, 5000 करोड़ या 10,000 करोड़ की जर्नी को कवर करता है। एंड अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कहाँ से वो फंड्स आते हैं, इन्वेस्टर्स को कैसे रीच आउट किया जाता है, इन्वेस्टर लोग भी मिलती कहाँ पर है। बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है एंड यू डोंट हैव मनी, तो उन इन्वेस्टर्स को आप अपना प्लान किस तरीके से समझाओगे, उनको अप्रोच कैसे करोगे, एंड वो आपके बिजनेस में पैसा क्यों डालें, क्यों वो आपके ऊपर विश्वास करें। तो इन सब के बीच में एक जो ब्रिज बनता है, वो CFOs होते हैं, वो CA होते हैं, CS होते हैं, जो मिलवाते हैं एक फाउंडर को एक इन्वेस्टर के साथ, एक प्रमोटर के साथ। तो आज ऐसे ही एक शख्स मेरे सामने बैठे हुए हैं, मिस्टर नारायण लोधा। नमस्कार सर। नमस्कार। सर को 24 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, CA CS हैं, CFOs ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के बहुत सारी कंपनी सर ने संभाली है। और जैसे हम बैक कैमरा बात कर रहे थे, 0 से लोगों को 5-5 हजार करोड़, 10-10 हजार करोड़ तक पहुंचा दिया है। तो अगर कोई बंदा या कोई एंटरप्रेन्योर या कोई फाउंडर या कोई बिजनेसमैन ये पॉडकास्ट देख रहा है, एंड अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि कैसे वहां तक जर्नी कवर कर रही है, तो आप ये पॉडकास्ट देखो, पहले इसको समझो, एंड फिर आप नारायण लोधा सर से कनेक्ट भी कर सकते हो कि सर मुझे भी कंपनी अपनी इस लेवल पर पहुंचानी है, मुझे भी राइज करना है, प्लीज मुझे एडवाइस करें। और सर की जो भी डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो नारायण सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। धन्यवाद। अगर कोई बिल्कुल अनपढ़ इंसान जो कंपनी चला रहा है और वो आपसे समझना चाहे कि सर ये फाइनेंस क्या होता है, क्योंकि फाइनेंस ज्यादातर कंपनी ओनर खुद ही संभालते हैं अपना, तो आप उनको कैसे समझाओगे कि भाई फाइनेंस क्या होता है? सो देखिए, कोई बिजनेस ओनर है, तो फाइनेंस, जैसे हम बोलते हैं ना कि भी लाइफ, जैसे हमारे ज़िंदगी में ब्लड की रिक्वायरमेंट है, वो ही फाइनेंस है। अगर आदमी को चलाना है, तो उसके ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, ब्लड ही सारी चीज़ों को चलाता है। तो फाइनेंस पूरी कंपनी को चलाता है, तो उसको प्रॉपर्ली इसलिए मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो आपकी इनकम हो, चाहे खर्चे हों। तो फाइनेंस में जैसे आपका पैसा कैसे आ रहा है और पैसा कैसे जा रहा है, आम आदमी को, नियर आदमी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उस पैसे को ध्यान से खर्च करना और ध्यान से पैसे को रिकवर करना। हमने किसी को जल्दी माल बेचने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए उधार में माल दे दिया, फिर वो पैसे नहीं आए, तो दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग द बिजनेस। तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेके फाइनेंस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रिस्क को फाइनेंस के साथ मैनेज करना पड़ता है। हम अपनी, जैसे आप बोल रहे हैं, हमको ग्रोथ करना है, हमको बहुत ऊंचा बढ़ना है, लेकिन उस ग्रोथ को कैसे करें, उसके लिए आपको ऑप्शन देखना चाहिए। उस ग्रोथ में हमको क्या रिस्क है और क्या रिस्क, देखिए अल्टीमेटली बिजनेसमैन को रिस्क लेना है,
तो बिना रिस्क लिए आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जब रिस्क ले रहे हैं तो उस रिस्क के पीछे में मान लीजिए हमको पता होता है कि ये चीज़ें आ सकती हैं, तो उसका हम पहले कोई मिटिगेशन प्लान करें। बिल्कुल। सो अगर आम आदमी के लिए बात करेंगे तो अल्टीमेटली उसको फाइनेंस का ज्ञान नहीं भी हो फिर भी उसको नॉलेज लेना ज़रूरी होता है। उसको ये समझना पड़ता है कि मेरा जो बिज़नेस है उसमें खर्चे क्या हैं और इनकम क्या है, और उस इनकम की डिपेंडेंसी क्या है, और उस इनकम को मैं लॉन्ग टर्म ड्राइवर में उसको आगे कैसे बढ़ा सकता हूँ, उसके क्या मार्केट में स्ट्रक्चर है, मेरे खर्चे हैं तो कौन से खर्चे हैं, कौन से मेरे फिक्स खर्चे हैं, कौन से वेरिएबल खर्चे हैं, किस प्रकार से मैं उस खर्चे को कम कर सकता हूँ सो दैट कि मेरी अल्टीमेटली फाइनेंस में इनकम आए। अगर कोई कंपनी लॉस कर रही है कॉन्टिन्यूस वे में एंड लोन ट्रैप में फंसी हुई है, तो उसको सबसे महंगी फ्री एडवाइस आप क्या देना चाहोगे? देखो, कोई कंपनी मान लीजिए आप लॉस कर रही है, ठीक है, और लोन ट्रैप में फंसी हुई है, तो सबसे पहले तो एज आप इन्वेस्टर हो, एज अ प्रमोटर हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ये लॉस कल के दिन प्रॉफिट में आ सकता है या नहीं आ सकता है। जी। हो सकता है कि बिजनेस में एक साइकिल ऐसा हो जिसमें कुछ साइकिल के कारण वो लॉस आ रहा, आगे जाके प्रॉफिट आना है, मान लीजिए। तो आपको सबसे पहले उस बिजनेस को एनालाइज कीजिए कि उस बिजनेस में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। मान लो आपका कोई कॉम्पिटिटर है, वो जानबूझ के आपको कम प्राइस पे बेच रहा है सो दैट कि आप मार्केट से बाहर हो जाओ। तो आपको पहले ये समझना चाहिए कि भाई आपका बिजनेस में लॉस होने का कारण क्या है। जी। उसके कारण का अल्टीमेटली अगर ये कारण ऐसा है कि वो सस्टेनेबल, आप प्रॉफिट में आ ही नहीं सकते, तब तो उस बिजनेस को बंद करके आपको अल्टरनेटिव देखना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर वो कारण जो है वो टेम्पररी है, आपके स्केल के कारण है। बहुत से बिजनेस ऐसे होते हैं कि पहले 4 या 5 सालों में लॉस करते हैं, फिर प्रॉफिट आता है, जैसे केमिकल बिजनेस है या कुछ ऐसा बिजनेस है जिसमें कस्टमर आने में टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आप आज बिजनेस चालू किए कल से चालू हो जाएगा। हमने रेस्टोरेंट खोला तो साल बाद 1.5 साल तो रेस्टोरेंट आराम आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलने में, वर्ड ऑफ माउथ मिलने में टाइम लगता है। तो वैसे ही कोई बिजनेस चालू करते हैं तो उसमें आपको कस्टमर मिलने में, फीडबैक मिलने में, वो सारी चीज़ों में टाइम लगता है। सो बेसिक चीज़ क्या है कि लॉस डज नॉट मीन दैट कि आपका बिजनेस खराब है, ठीक है। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो लॉस में हैं, बाद में आज के दिन प्रॉफिट में आ गए। जी। तो बेसिक चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो भी काम करें उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए, उसकी विजिबिलिटी देखिए और उसमें आप उसके ग्रोथ ड्राइवर को अंडरस्टैंड कीजिए। जी। उसमें क्या उसके लीवर्स हैं, क्या उसका प्लस पॉइंट है और क्या पॉजिटिव थिंग्स है, वो सारे आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद उसको कंटिन्यू कीजिए। जब आपकी 24 इयर्स पहले जर्नी स्टार्ट हुई थी एंड अगर आज की बात करें तो 24 साल पहले आपने क्या ऐसी गलतियां करी हैं फाइनेंस में जिससे आज आप डिसअपॉइंटेड हो आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग? अगर मैं अपना 24 साल पहले का पोर्टफोलियो देखूं तो मैंने एक काम अच्छा किया था कि मैंने बहुत अर्ली स्टार्ट कर दिया था। बट अर्ली स्टार्ट करने के बाद जैसे मिडिल इनकम में जैसे मेरी इनकम बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरा जो इक्विटी का एलोकेशन है वो उतना नहीं बढ़ा। अच्छा। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, इनकम कम होती है, तो हमने ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट किया वो या तो LIC या FD में कर दिया। तो LIC और FDR में करने से 2 तकलीफें आई। एक तो क्या, वो टैक्सेबल इनकम होती थी, तो आपका नेट इनकम बहुत कम आती थी। तो आप मना कर रहे हो LIC या FD में नहीं करना चाहिए? सर मैं ये नहीं बोला हूँ, ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। बेसिक चीज़ क्या होता है, जब आपकी इनकम आती है तो आपको इन्फ्लेशन से एडजस्टेड रिटर्न आना चाहिए। जब आप सेव कर रहे हो, आपकी जैसे सेव हो रही है, तो यू हैव टू इन्वेस्ट समवेयर वेयर देयर इज अ रिटर्न मोर देन द इन्फ्लेशन। आज के दिन एवरेज इन्फ्लेशन 5-6% का है जी। FD में क्या है, 7% का रिटर्न आता है। उसमें अगर आप 30% की ब्रैकेट में हो तो नेट आपको 5% आया, टैक्सेशन के बराबर, तो आपका इन्फ्लेशन से एडजस्टेड खत्म हो गया। ऑब्वियस। तो आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करो, जैसे आपके कुछ म्यूचुअल फंड्स आते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देते हैं, जैसे मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड है जो आपका रिस्क एडजस्ट कर देते हैं, उसमें 12 से 14% का रिटर्न आ सकता है, सो दैट कि आपकी कैपिटल क्रिएट हो सकती है। ठीक है। कोई एक ऐसा थंब रूल बताइए आप जो आप हर महीने ब्रेक कर देते हैं फाइनेंस में? सर देखिए, फाइनेंस का थंब रूल अगर फाइनेंस के किताब के हिसाब से बताएंगे तो बोले भाई हर खर्चों को आप मॉनिटर करो जी, हर चीज़ को देखो, ठीक है। लेकिन वो थंब रूल मैं ब्रेक करता हूँ। हर छोटे खर्चों को ना, हर खर्चे को नापना इज़ नॉट ईजी, ठीक है। अगर आप उसको करोगे तो कोई फायदा नहीं होता। तो मेरा जो मेन फोकस होता है वो कैसे अपनी सेविंग रेट बनाए, पहले उस जो भी इनकम आ रही है उसको पैसे कैसे इन्वेस्ट करें और इन्वेस्टमेंट से कैसे रिटर्न आए। ठीक है। सो जो हर महीने सबसे ज़्यादा मेरी गलतियाँ होती हैं, मैं छोटे खर्चे को। सेकंड, मैं अपनी फैमिली लाइफस्टाइल और लग्जरी पे खर्चा करता हूँ। तो अगर आप स्प्रेडशीट में या रिटर्न के हिसाब से देखेंगे तो कोई बोलेगा भाई यार क्या बेवकूफ़ आदमी है, क्यों खर्चे करता है। तो सर मेरा मानना यह है कि जो पैसा जो है वो सिर्फ वेल्थ क्रिएशन के लिए होता है, उस पैसे को एंजॉय करना भी आना चाहिए। ऑब्वियस है। लाइफ में अगर आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, उस पैसे का
प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं। हम्म, तो अगर आपके पास प्रॉपर सेविंग हो, हम्म, इमरजेंसी फंड क्रिएटेड हो, हम्म, और आपका इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक हो, तो हम्म, आपको उस पैसे को फिर यूज करना चाहिए। ठीक है। अदरवाइज क्या है, आप पैसे कमाते रहोगे फिर आपकी दूसरी पुश्त उड़ाती रहेगी, तो कोई फायदा नहीं होता सर। तो आप ऑन एन एवरेज हर मंथ कितने परसेंटेज ऑफ सेविंग में डालना की कोशिश करते हो या डालते हो आप? सर देखिए, मेरा जो थंब रूल है, हम्म, जिसके हिसाब से हम बात करते हैं कि जितनी भी आपकी इनकम है हम्म। उसका मिनिमम 33% जो है आपको सेव करना चाहिए। सच सच बताना, डाल पाते हो आप इतना? 100%। अब तो मैं उससे ज़्यादा डाल पाता हूँ। सीरियसली? यस। स्टार्टिंग में मैं कम डाल पाता था। हम्म। डेफिनेटली जब आपकी इनकम कम होती है, तो स्टार्टिंग के 5 इयर्स में आपका कितना परसेंटेज रहा? 10%, 12%, 15% उस टाइप की थी। डिपेंड करता है कि आपकी इनकम क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास भाई शादी हो गई, बच्चे हो गए, गाड़ी की EMI भी थी, ठीक है, रेंट पे घर रखते थे, तो भाई रेंट देना है। तो मान लो मेरी इनकम 25,000 रुपये थी, तो मंथ एंड पे 25,000 रुपये पूरा खत्म हो जाता था। लेकिन मैंने क्या किया, उस 25,000 रुपये में भी एटलीस्ट 2,500 से 3,000 रुपया महीने का इन्वेस्ट करना चालू किया। आपको अमाउंट बहुत छोटी लगती है, बट आप जितना अर्ली स्टार्ट करते हो उतना कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न अच्छा आता है। ठीक है। कोई लास्ट परचेज आपकी इस ईयर में जिसको आपने बहुत ही इरेशनली बिना सोचे परचेज कर लिया और अब आपको लग रहा हो यार क्यों ही कर लिया? सर हमने अभी जैसे ना कुछ ट्रिप की थी, उसमें मैंने विद फैमिली बिजनेस क्लास ट्रैवल कर दिया है। तो अब अगर आप सोचोगे तो वो इरेशनल परचेज ही बनेगी, बट उससे क्या है, जो कंफर्ट और लाइफस्टाइल आया वो हमारा अच्छा रहा, तो वो वाली बात है। तो और कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपने अपनी ईगो की वजह से परचेज कर लिया हो या ले कर दिया हो और जबरदस्ती आप होल्ड कर रहे हो कि नहीं, हार नहीं मानूंगा, गिव अप नहीं करूंगा? तो सर मैंने अपने अर्ली स्टेज पे एक टेलीकॉम कंपनी का शेयर लिया था। इट वाज अ वेरी लार्ज कंपनी और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी आ रहा था। वोडाफोन आइडिया का तो नहीं कह रहे हो? मैं नाम नहीं लेना चाहता था। दिस इज द सेम कंपनी व्हिच आई बॉट एट अ वेरी लोअर प्राइस। इनफैक्ट IPO में आया था, काफी ऐड किया था मैंने, और बहुत अच्छे प्राइस का रिटर्न भी आ रहा था। मुझे लगा ये एयरटेल बनेगा और मतलब और पैसा देगा। वो आज तक मैं होल्ड कर रहा हूँ, आज तक मेरे पोर्टफोलियो में है। तो क्या होता है सर, बहुत सारा सब जितने भी इन्वेस्टर होते हैं सबके पोर्टफोलियो में एक ईगो शेयर होता है। उनको ये लगता है कि भाई हम बाजार जो है इससे ज्यादा जाएगा, ये शेयर या कंपनी कुछ ना कुछ देके जाएगी। शायद अभी 14-15 रुपीज का चल रहा है। यस, 14 9 रुपए का चल रहा है। 9 रुपए का चल रहा है। तो उससे क्या हुआ सर, मैं बता रहा हूँ बेसिक चीज क्या होती है, आप ईगो की जगह बाजार के साथ चलिए। और इसमें दो चीजें, जो बाजार में ईगो की जगह आप अपना एक बेसिक थंब रूल बना के चलिए कि भाई प्रॉफिट आना भी जरूरी है, और उस प्रॉफिट को आपको मार्केट में बेचना, मतलब प्रॉफिट को भी ज्यादा जरूरी है। सेकंड क्या होता है, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, इमोशनली आप उस शेयर से अटैच हो जाते हैं, और ट्रेल करना भी बहुत जरूरी है। तो उससे क्या होता है, स्टॉप लॉस पे क्या होता है कि आपका रिस्क, एक आपका रिस्क की आपकी सर्टेनिटी होती है। मान लो 20% का स्टॉप लॉस लगाया है, तो आपको 20% से नीचे का लॉस नहीं आएगा। ठीक है। तो आपको रिस्क को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हो आप? मैं कुछ शेयर्स में नहीं किया, इसलिए वो शेयर रह गए, बट 99% हम स्टॉप लॉस लगा के चलते। क्या हाई गया था वोडाफोन आइडिया के शेयर का? 140 रुपए। अरे बाप रे, और आज 9 रुपए पर है। एंड आपका बाइंग प्राइस क्या है सर? एवरेज 30 रुपए के आसपास था। तो और मैं 10 साल से होल्ड कर रहा हूँ, सोचिए आप, बताइए। स्टार्टिंग से होल्ड कर रहा हूँ। तो व्हाई यू आर होल्डिंग सर? आज कैमरे पे बताओ, आज कब सेल करने वाले हो आप? सर मुझे तो लग रहा है कि इसको होल्ड करेंगे अभी। कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दो सर। सर देखो, कुछ चीजें होती हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होती है, तो आई थिंक दैट डेफिनेटली, सो आई थिंक इंडिया हैज टू हैव 3 कंपनीज। सो कंपटीशन रहेगा, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा। तो सरकार इसमें 10 रुपये या 11 रुपये पे इन्वेस्ट की है, तो आगे प्राइस बढ़ना आ सकता है। कोई अंडररेटेड स्टॉक बताओगे आप जो आज के टाइम में, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग उसको बाय कर लें, लेकिन ऐसा जो बहुत कम प्राइस पे लेकिन बहुत ग्रो करेगा, या कोई सेक्टर? सर देखिए, मेरे हिसाब से जो आज के दिन में सबसे अच्छा सेक्टर है वो है आपका पावर सेक्टर। इंडिया में पावर सेक्टर की काफी डिमांड आएगी, आगे भी आएगी। और पावर में स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, क्योंकि आज के दिन में रिन्यूएबल डेफिनेटली लास्ट 1 साल या 1.5 साल में देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफी उछाल आया है, प्राइसेस काफी हाई हुई है। बट आगे जो फ्यूचर का मार्केट है वो रिन्यूएबल एनर्जी का ही है। आज आप देखो वर्ल्ड में इतनी क्राइसिस हुई, तेल के प्राइसेस इतने बढ़े, कोयले के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट होना है तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आप एक बार रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, उसका लाइफ टाइम के लिए कुछ स्टॉक आप सजेस्ट करना चाहेंगे? स्टॉक स्पेसिफिक में नहीं बात कर सकते। ओवररेटेड सेक्टर कौन सा जिसमें लोग दबाकर पैसा लगा रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं, सेक्टर में आपको नहीं जाना चाहिए?
सो देखिए मेरे हिसाब से जो ओवररेटेड सेक्टर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और ईपीसी है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ईपीसी में क्या है, अभी सरकार ने क्या हुआ, बहुत खर्चे किए, रोड्स बनाए, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो इनकम बहुत ज़्यादा दे रही है, वो उनका रिटर्न बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइजर बताते हैं कि भाई हाई पी है, हाई आरओसी है, हाई आरओई, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट अल्टीमेटली आपको जो कंपनी देखनी चाहिए उसका फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ देखनी चाहिए। ठीक है। वो जो ग्रोथ ड्राइवर है वो परमानेंट है या टेम्पररी है। अगर कोई ग्रोथ ड्राइवर परमानेंट है तभी उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई टेम्पररी स्पाइक के कारण, कोई टेम्पररी काम के कारण अगर चीजें कंपनी ग्रो कर रही है तो दैट विल अफेक्ट यू। क्या पीई रेशियो को फेक इट करा जा सकता है? सर देखो, फेक इट तो नहीं किया जा सकता, बट वो टेम्पररी स्पाइक हो सकती है कि टेम्पररी आपका कोई इनकम आई है, टेम्पररी कुछ बिजनेस इनकम स्टार्ट हुई, तो उसके कारण आपकी पी रेशियो बढ़ सकती है। हाल फिलहाल में पंपिंग एंड डंपिंग हो रही है स्टॉक्स में? सर बहुत ज़्यादा हो रही है पंपिंग एंड डंपिंग। आज के दिन जितने भी आप देखो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं, जितने फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, वो स्टॉक स्पेसिफिक एडवाइस देते हैं। उनका कारण क्या है कि वो स्टॉक स्पेसिफिक एडवाइस देते हैं और बोलते हैं भाई पब्लिक को कि अभी खरीद लो, एक साल में आपको 200% रिटर्न दे देगा, 250% दे देगा। व्हाट्सएप, टेलीग्राम के लोग इतने मैसेज आ रहे हैं, तो ये सारे पंपिंग एंड डंपिंग ये स्टॉक को बढ़ाते हैं, एक जगह जाके फिर पंप करके डाउन कर देता है। जो बाजार गिरा है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कुछ शेयर, मतलब 200 रुपए के शेयर 5 रुपए 7 रुपए आ गए। आप सीरियसली। तो मेरा बोलने का मतलब है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो किसी को भी करना चाहिए वो सोच समझ के रिसर्च करके करनी चाहिए। अगर आप अपने रिसर्च नहीं कर सकते तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर का एडवाइस लीजिए, बैंक का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कीजिए। बेस्ट ये था, देखो आपका पैसा हार्ड एंड मनी है, बहुत मेहनत से आता है। मिडिल क्लास या स्मॉल क्लास बहुत मेहनत से पैसा लगाते हैं। तो हाई इनकम के आरबीआई बार बार बोलता है कि भाई जो हाई इनकम का आपको ये देता है, हाई इंटरेस्ट रेट का दे रहा है, इसका मतलब आपको बेवकूफ बना रहा है। जी नारायण सर, मैंने ये भी सुना है कि जब स्टॉक गिर रहे होते हैं तो लोग सेल करने जाते हैं लेकिन बायर ही अवेलेबल नहीं होता। तो आप फॉर एग्जांपल आपने बिड लगा दी 150 की, लेकिन 150 पे बायर ही अवेलेबल नहीं, लोग फंसे रहते हैं, लगातार प्राइस गिरता रहता है और वो आंखों से देखते रहते हैं। तो वहां पर एसेट ट्रेडिंग किस तरीके से काम करेगी? तो वही समझाऊं सर, देखो स्टॉप लॉस क्या होता है, इमीडिएटली जब आपका माल बिकता है उसी समय स्टॉप लॉस लगाया जाता है जी। तो जिससे आप इस टाइप के शेयर्स के हैं तो वो पेनी स्टॉक या वैसे स्टॉक होना है जिसमें कुछ ना दिक्कत हो। तो डेफिनेटली मैं एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर या एज अ मतलब फ्रेंड, आई विल नॉट एडवाइस एनीबॉडी टू इन्वेस्ट इन दोस पेनी स्टॉक और दोस स्टॉक जिसमें मतलब कंटिन्यूअसली बाइंग और फिचिंग रहे। जिस स्टॉक में वेरी मिनिमम ट्रेडिंग हो, जिनकी बिजनेस फंडामेंटल अच्छे नहीं हो, उस कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। कोई ऐसी आप टिप देना चाहेंगे लोगों को कि भाई ये लग्जरी तो आप कभी भी सैक्रिफाइस मत करना, भले ही आपके फाइनेंस हिल जाए? तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट लग्जरी होती है आप अपना हेल्थ पे ध्यान दें। ठीक है, हेल्थ इज अ वेल्थ। ठीक है, आपने बहुत पैसे कमा लिए लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है सर। तो इस लग्जरी पे आपको कुछ भी खर्चा करना हो, चाहे आपको सुबह जिम जानी हो, मॉर्निंग वॉक करना हो, या आपको हेल्थ या नेचर वॉक करनी हो, तो जरूर खर्चा करनी। सेकंड, मैं ये चाहता हूँ कि लग्जरी में आप जैसे आप पैसे कमाने के भीड़ में लगे हो, दौड़ लगे हो, लेकिन आप ना तो अपने फ्रेंड्स को टाइम दे पा रहे हो, ना अपने फैमिली को टाइम दे पा रहे हो, आपकी सोशल इन्वायरमेंट कल्चर नहीं आएगी, तो वो भी एक आपकी वेल्थ है। आपके कितने दोस्त आ रहे हैं, आपके क्या फैमिलीज को आप टाइम देते हो और कितनी अपने परिवार के साथ काम करते हो। आपके बच्चे कब बड़े हो गए आपको पता ही नहीं चला। आपने उनके साथ ना तो गेम खेला, ना उनके साथ क्रिकेट या फुटबॉल खेला, ना उनके साथ लूडो खेला। सो दिस विल अफेक्ट योर पर्सनल एंड फैमिली लाइफ ऑल्सो। एग्जैक्टली। तो सर मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आप वेल्थ क्रिएट करने के साथ साथ अपने हेल्थ, फैमिली एंड इमोशनल लाइफ पे भी टाइम दें। जब आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो गए तो कौन सी ब्रोक हैबिट थी जो आप आज तक नहीं छोड़ पा रहे हो? सो देखो, ब्रोक हैबिट अगर आप बोलोगे तो जैसे मेरा आदत है डू इट योरसेल्फ। मैं हर काम खुद करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप संडे को देखोगे तो मैं प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन बन जाता था। तो कोशिश करता था जब हम अर्ली स्टेज पे थे, ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, तो दिल्ली जैसी बड़ी जगह में सारी चीज़ें बहुत कॉस्टली होती थी, तो कोशिश करते थे हर चीज़ खुद ही रिपेयर करने की। सभी करते हैं सर। लेकिन अब आज के दिन में क्या है कि व्हाट आई बिलीव इज दैट कि जब आपके पास प्रॉपर पैसे हों तो प्रोफेशनल शुड डू इट। वो काम भी अच्छे से करते हैं, तो वो काम भी अच्छे से करते हैं, कम पैसे में भी काम होता है और आराम से काम होता है। यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम ऑन अ क्वालिटी टाइम ऑन समथिंग अदर्स, लाइक आप किताब रीड कीजिए, आप अपना फाइनेंशियल नॉलेज अपग्रेड कीजिए, सो दैट कि आप आगे जाके आपको अच्छा रहे। अगर वीकेंड में टाइम मिले तो फैमिली फ्रेंड के साथ इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है। एक एडवाइस लेना चाहूँगा, आजकल इंडिया में इतना ज़्यादा टैक्सेशन है एंड कुछ कंट्रीज हैं जो टैक्स फ्री हैं, लाइक दुबई, सिंगापुर, मलेशिया। तो आप सजेस्ट करोगे कि आप इंडिया से शिफ्ट हो जाओ अगर आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हो और बचाना चाहते हो? तो वो मैं जो एडवाइस यही करूँगा कि भाई
पैसा बचाना इज नॉट आपकी क्वालिटी लाइफ कहाँ है। मेरे आज भी बहुत सारे दोस्त इंडिया से बाहर हैं, लेकिन वो खाली पैसे की दौड़ में लगे हैं, उनकी फैमिली है, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। मेरे साथ कुछ दोस्त जो मेरे साथ में पढ़े वो लंदन में हैं, जब वो भारत मेरे साथ आते हैं, मेरे से ज़्यादा पैसे कमाते हैं, फिर भी बोलते यार नारायण तुम तो बहुत खुश हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, अपने घर में बैठे हो, नौकर चाकर है, हस्बैंड वाइफ आराम से हैं। तो बेसिक चीज़ है सर, आप अपने परिवार के साथ जब पैसे कमा रहे हैं तो आप उस पैसे को खर्चे करने का भी आपको मिलना चाहिए। सो देखो सर, मैंने पर्सनली कभी भी एज अ पर्सन आई डोंट लाइक कि मैं इंडिया से बाहर जाके फ्री टैक्स फ्री कंट्री में रह के काम करूँ, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करूँ। अगर अल्टीमेटली क्या होता है कि आप उस पैसे के साथ में अपनी फैमिली को इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो लंदन में रहा, उसके फादर की डेथ हुई और वो नहीं पहुँच पाया, 3 दिन तक नहीं पहुँच पाया। आप सोचिए, तो उस पैसे का क्या वैल्यू है सर? कोई फायदा नहीं है ना सर। अगर आप अर्ली स्टेज पे, जिस समय आपके फैमिली में आपको रिक्वायरमेंट हो, उस समय आप नहीं पहुँच पाए, आज भी वो उसके बाद वापस इंडिया आ गया। लेकिन मैं ये नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये सारी जो इमोशनल चीजें, ये आप मतलब ये सब सेक्रीफाइस होते हैं जब आप इंडिया से बाहर चले जाते हो। दिस इज फॉर दोज हु, मतलब जिनको सिर्फ पैसा ही कमाना है, दोज हु आर वेरी प्रैक्टिकल इन लाइफ, वो जा सकते हैं बाहर। सर देखिए, बाहर जाना है, आपके पास कैसी अपॉर्चुनिटी है, कैसा आपके पास ये है ग्रोथ प्लान है। ऐसा नहीं है कि हमको बस तुरंत चला जाना। अब जैसे आदमी कोई मतलब कनाडा चला जाओ, नौकरी मिले या नहीं मिले, कुछ भी कर लो, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। आप यहाँ पर आज कुछ हो सकता है बड़ी कंपनी में CFO हो, किसी बड़ा काम कर रहे हो, वहाँ जाके आपको क्या नौकरी मिल रही है, क्या काम करना मिल रहा है, आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए ना। मैंने सुना है लोग PhD कर करके वहाँ ट्रक चलाते हैं, डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, पिज़्ज़ा हट में काम कर रहे हैं, आपकी ऑफिस बॉय का काम, हो सकता है सैलरी उनकी ज़्यादा हो, लेकिन वो आपका पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी तो है। सही बात है। लाइफ में सबसे एम्बैरेसिंग चीज आपने आज तक क्या करी है? सर देखो, आपको लगेगा मैं 3 इडियट की कॉपी कर रहा हूँ, बट इट वाज अ रियल इंसिडेंट। तो हम लोग कलकत्ता में थे, ठीक है। तो जब भी कोई खाना वाना खाने का मन करता था तो किसी शादी में घुस जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे हम किसी शादी में कोट वोट पहन के घुसे हुए थे, अब वो खाना खा रहे हैं, मैं लाइन लगे तो किसी ने बोला, अरे तुम उनके बेटे हो? वो हमारा कोई दूर का रिलेटिव निकला। अरे भाई साहब, इतना एम्बैरेसिंग हुआ, लेकिन उसने सिचुएशन को संभाल लिया और खाना वाना खिला दिया। फिर बाद में हमने जब 3 इडियट देखी, बोला तो हमने इसने हमारी कॉपी कर ली। सर ये तो मैं भी एडमिट करता हूँ, मेरे साथ भी हो रखा है। तो देखो क्या होता है कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हो तो आपको क्या इस टाइप की चीजें अच्छा लगती है, मजा आता है। एंड डेफिनेटली दिस आर सम ऑफ द एम्बैरेसिंग मोमेंट व्हिच हैपेंड इन माय लाइफ। अगर आप कल सब कुछ लूज कर दें नारायण सर, और आपके पास सिर्फ 1000 रुपए बचे, तो आप सबसे पहला स्टेप क्या उठाएंगे? देखो सर, कल मान लो मेरे पास कोई पैसे नहीं बचे और सिर्फ 1000 रुपए बचे, तो सबसे पहले मैं कुछ अच्छी किताबें खरीदूंगा, ठीक है, या फिर उससे कुछ ऑनलाइन के फ्री कोर्सेज आते हैं जो मेरी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। देखिए सर, नॉलेज क्या होता है, कभी खत्म नहीं होता है। जितना आप नॉलेज बढ़ाएंगे उतना अच्छा आएगा। और बिजनेस में प्रॉफिट लॉस जिंदगी में आता रहता है, लेकिन अपना माइंडसेट को पॉजिटिव करके फिर से रीस्टार्ट करके फिर से उस लेवल पे पहुंचना होता है। अगर आप कोई डिसीजन लेंगे तो हो सकता है वो गलत डिसीजन भी हो, सही भी हो। सही बात है। एक कॉइन के 2 पहलू होते हैं सर, सही और गलत, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हर डिसीजन आपका सही हो जी। अगर आपका गलत डिसीजन हो, उस डिसीजन से आप सीख लेके आगे बढ़ना चाहिए और आगे उसको आपको देखना है कि उसको कैसे ठीक करके आगे बढ़े। तो जब आपकी लाइफ में फेलियर आते हैं तो आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हो? कैसे आप अपने आप को समझाते हो कि टेंशन मत लो, हम दोबारा ऊपर जाएंगे? देखिए सर, लाइफ में फेलियर आएंगे, मेरी लाइफ में बहुत फेलियर आया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पॉजिटिव माइंडसेट। आपका जो माइंड है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। आप सब समय अगर पॉजिटिवली सोचेंगे, काम पॉजिटिवली करेंगे, तो आप डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। सेकंड क्या होता है, मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर कोई चीज मैनिफेस्ट करते हो तो आपको जरूर रिटर्न मिलता है। तो आपको ये मैनिफेस्ट करना है कि नहीं, ये जो भी हुआ, तकलीफ हुई, आगे मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। थर्ड सर, मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, ठीक है। फेलियर आएगी, फेलियर आने के बाद क्या होता है, बहुत बार हम कोशिश करते हैं लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल पाती। तो आपको सक्सेस नहीं मिल पाती तो आपको लगता है कि भाई छोड़ देता है, लेकिन मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं सर। कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहिए। कभी कभार क्या होता है, हम मेहनत कर रहे हैं और हमको लगता है कि हम सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे, तो वो एक आपको ये भी जरूर समझना चाहिए कि वो डायरेक्शन सही है या नहीं है। हो सकता है आपको बहुत बार अपने आप नहीं समझ में आ रहा है, तो आप किसी एक्सपर्ट, एडवाइजर, किसी से बात करके डिस्कस कीजिए, बातचीत कीजिए। उससे क्या होता है, आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली हमेशा ट्रैप में क्यों फंसी रहती है? जितना पैसा कमाते हैं, हैंड टू माउथ की कंडीशन रहती है कि 2 लाख कमाए 2 लाख खर्च हो गए, 1 लाख कमाए 1 लाख खर्च कर दे।
जैसे आप 30% या 40% सेव कर पाते हो, वो क्यों नहीं कर पाते? सर देखिए भाई मैं बोल रहा हूँ तो एक मिडिल क्लास फैमिली का क्या होता है, एक माइंड सेट है। ये माइंड सेट होता है कि भाई मैं अपने से ऊपर के आदमी को देख के उसके हिसाब से खर्चा करना चाहता हूँ, ठीक है। हम अपने से नीचे के आदमी को नहीं देखते। बिल्कुल सही बात। और सर क्या होता है कि आपको इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आप अपना, जैसे आपने बताया, मैंने आपको बताया 33% सेव करना। बहुत से मिडिल क्लास से 33 से ज़्यादा सेव करते हैं। आप अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ा सकते हो अपनी इनकम से ज़्यादा, लेकिन उससे आपको अनइवेंटली सिचुएशन हो गई। मिडिल क्लास में सबसे बड़ा तकलीफ क्या है, हम इमरजेंसी फंड नहीं क्रिएट करके रखते। कल के दिन कोई तकलीफ आई तो हमको हाई कॉस्ट लोन लेना पड़ता है। बिल्कुल। हमको कोई तकलीफ हुई, हम जो बेसिक इंश्योरेंस होते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, आपके नॉर्मल के रोजमर्रा के खर्चे के लिए कुछ सेविंग, टर्म इंश्योरेंस नहीं लेते, ये सब नहीं लेकर रखते हैं। तो कल के दिन कोई भी इमरजेंसी आ गई, कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीजें आ गई, तो आपको फिर पैसे देने का। मान लीजिए आप एक नौकरी पेशा आदमी हो, लाख रुपए महीना कमा रहे हो, अब अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई और कंपनी बंद हो गई, तो आपके पास कुछ 6 महीने की मिनिमम सेविंग होनी चाहिए, सो दैट आप इमरजेंसी में कोई तकलीफ आए तो काम कर सको। बिल्कुल। और ऐसी जगह सेविंग होनी चाहिए जो आप तुरंत निकाल सके। अभी जैसे इजराइल ईरान की वॉर चल रही है, यूएस भी इसमें इन्वॉल्व है, तो स्टॉक मार्केट बहुत क्रैश हुआ है। तो क्या ये सही समय है डिप पर बाय करने का 2026 में, या फिर अभी और डिप आएगा? सर देखिए, नो वन कैन टाइम द मार्केट, ठीक है। आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, बट अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे, डिप इज द बेस्ट टाइम व्हेन एवरीबॉडी इज अर्न द मनी। अगर आप जितने भी बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टर देखेंगे, जितने बड़े ब्रोकर देखेंगे, सबने डिप में ही पैसा कमाया। लेकिन आपको ये जरूर देखना पड़ेगा उस डिप में ऐसी तो कौन सी कंपनी है जो अंडर वैल्यूड है, जिनका क्वालिटी स्टॉक है, जो लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न दे सकती है, ठीक है। तो आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो क्वालिटी स्टॉक में दीजिए, और जिनका बिजनेस लॉन्ग टर्म रिटर्न देने में फ्यूचर पर्सपेक्टिव अच्छा। तो डिप इज अ गुड सिचुएशन टू बाय, ठीक है। एवरी डिप यू शुड इंक्रीज योर एलोकेशन, बट डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, एंड बिना जाने, बिना समझे, बिना सोचे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। 4% रिटायरमेंट रूल क्या है? सर देखिए, ये यूएस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रूल है। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप एक रिटायर्ड आदमी हो, ठीक है। अब आपको लाइफ टाइम पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो आपका जो भी कॉर्पस है, मान लो 1 करोड़ का कॉर्पस है, वो 1 करोड़ का कॉर्पस किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में डाला है जो मान लो 10% या 12% का रिटर्न दे रहा है, तो उस टोटल जो आपका कॉर्पस है उसमें से 4% हर साल निकाल लीजिए, ठीक है। सो दैट कि आपकी लाइफ टाइम में वो कॉर्पस आपका पड़ा रहेगा, क्योंकि आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 12% रिटर्न आ रहा है और आप 4% निकाल रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके 6% हर साल आपका ऐड होते जा रहा है, ठीक है। तो वो फुल टाइम आपके रिटायरमेंट में वो पैसा आपके पास पड़ा रहेगा। तो इसको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बोलते हैं, ठीक है। वो आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये आपके हिसाब से हर रिटायर्ड पर्सन को करना चाहिए, या अगर किसी की पेंशन आ रही है तो उसको जरूरत नहीं है? सर भाई मैं बोल रहा हूँ, डिपेंड करता है। अगर आपके पास पेंशन आ रही है, आपकी रोजमर्रा की इनकम है, तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मान लो आपने पैसे पड़े हैं, रिटायरमेंट फंड पड़ा है, तो आपको अगर पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं, तो SWP की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेस्ट आप किसको मानते हो, रेंटल इनकम या SWP? सर देखो, डिपेंड करता है ना। रेंटल इनकम तो आपने मान लो आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी है, तो रेंटल इनकम ही बेटर रहेगी। एक डिबेट बहुत चलती है नारायण सर, बहुत सारे आप ही के मित्र हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, कहते हैं कि घर नहीं खरीदना चाहिए, रेंटल घर में रहो, और जो पैसा आपको घर खरीदने में लगाना है उसे आप म्यूचुअल फंड में डाल दो, वहां से जो रिटर्न आ रहा है उससे आप रेंट देते रहो और आराम से ऐश की जिंदगी जियो। सर देखिए, ये तो ना मतलब जनरलाइज एडवाइस हो गई। घर आपको सिर्फ रिटर्न के लिए नहीं देता, घर आपको एक इमोशनल वैल्यू देता है, आप उसका इमोशनल अटैचमेंट है। सेकंड क्या होता है, आप अच्छी सोसाइटी में रहते हो, आप अच्छी जगह रहते हो, तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होती है, ठीक है। आपको उतना बड़ा नेटवर्क देता है। आज कोई आदमी जो कैमेलिया में रहता है, वो अगर 100 करोड़ का घर है, तो उसके साथ वाला भी 100 करोड़ का आदमी है, तो आपके क्या एक रिलेशनशिप, आपकी सर्कल वैसी बनती है, आपके बच्चों की सर्कल वैसी बनती है। तो घर सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है सर, घर एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। घर एक 4 दीवारी से नहीं बनता सर, घर एक सराउंडिंग है, आप कैसे रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, कैसे है। रेंट में आज हर 6 महीने में, साल भर में आपको टेनेंट बोलेगा निकलो जी, तो वो आप कहाँ से करोगे, आपके बच्चे सेटल नहीं होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई हर आदमी को घर लेना चाहिए, बट घर और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बोथ आर सेपरेट थिंग, ठीक है। घर को कभी भी फाइनेंशियल रिटर्न से मैच नहीं करना चाहिए। अच्छा, घर ज्यादातर लोग 90% ऑफ पीपल इन NCR लोन पे ले लेते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग कैश में लेना चाहिए, लोन पे लेना चाहिए? देखिए सर, मैं बताऊं, लोन आप तभी लेना चाहिए जब आप उस लोन की EMI को पेमेंट कर पाए, ठीक। अभी हमने रिसेंटली सुना, बेंगलोर में एक हमारा मित्र था, 3 महीने की EMI नहीं दे पाया, बेचारे ने 5 साल तक EMI दी, 3 महीने EMI नहीं दे पाया, घर ऑक्शन कर दिया। उसने 1 करोड़ का घर लिया, उसमें 80 लाख का लोन था। उस 1 करोड़ के लोन के अगेंस्ट में उसने बेचारे ने 10 लाख रुपए एडवांस दिया और 1 लाख रुपए की EMI दे दी, ठीक है।
जब उसका घर ऑक्शन हुआ तो उसको 1 रुपये भी नहीं मिला। तो मेरा बोलने का मतलब है आप सीरियसली 3 महीने में घर किसी ने उसका ऑक्शन कर दिया बैंक ने, और उस बेचारे को 1 लाख रुपए भी नहीं मिला। तो 20 लाख तो उसके डंप हो गए। 20 लाख रुपए से डंप हो गए। उसने जो मेहनत की, जो पैसे लगाए, रजिस्ट्री के खर्चे किए, उसमें जो इंटीरियर के खर्चे किए, वो सब खत्म हो गए। तो मेरा बोलने का मतलब है डेफिनेटली आप लोन लीजिए, क्योंकि लोन लेने से आपकी आगे ग्रोथ आएगी। ठीक है, लोन से क्या होता है, इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाता है। अगर आप 8% का हाउसिंग लोन ले रहे हैं तो आपको क्या है कि 2.5 लाख रुपए की आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलती है। उसके अलावा आपका जो सैलरी या इनकम आगे फ्यूचर फ्लक्चुएशन हो रही है उसके साथ लोन एडजस्ट कर लेता है। मान लो आज के दिन में अगर 7.5 या 8% का EMI है और आजकल इन्फ्लेशन 5% का है, तो आप अल्टीमेटली इफेक्टिव कॉस्ट आपका 3% का है ना, आपके सालों में इनकम तो बढ़ेगी ना। सही बात है। तो लोन आप तभी लीजिए जब आपको ये समझ में आए कि आपकी इनकम प्रोटेक्टेबल है, आपकी EMI आप टाइम पे दे सकते हो, और आपके पास इमरजेंसी फंड हो। सेकंड, जब भी आपके पास मान लो किसी लोन में कोई डिफॉल्ट होता है या कोई तकलीफ होती है, तो बैंक से तुरंत बात कीजिए, तुरंत बोलिए कि हमको तकलीफ हो रही है, आप इसको हमको समय दीजिए। अगर कोई आपके पास नोटिस आया, मान लो किसी ऑक्शन का नोटिस आ रहा है, कोई डिफॉल्ट का नोटिस आ रहा है, तो आप उसका रिप्लाई दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई उसका लोन का 3 EMI डिफॉल्ट हो गया, उन्होंने सरफेसी एक्ट में नोटिस भेजा, उस नोटिस का आप रिप्लाई दीजिए। देयर आर ट्रिब्यूनल जिसमें आप अपील कर सकते हैं, उसमें आपको समय मिलता है। ठीक। आजकल फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, एडवाइजर नहीं कहूँगा, इन्फ्लुएंसर क्या सबसे गलत एडवाइस दे रहे हैं? सर देखो, हमारे पिताजी कहते थे कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, जिसको हम फिन इन्फ्लुएंसर भी बोलते हैं, वो कोई पर्सनल एडवाइस तो नहीं दे रहा आपको, कोई स्टॉक स्पेसिफिक एडवाइस तो नहीं दे रहा। वो क्या होता है, बहुत आदमी मतलब पर्सनल बेनिफिट के लिए या कंपनी से स्पॉन्सर होने के कारण पंप एंड डंप की स्ट्रेटेजी चालू करते हैं। वो कोशिश करते हैं, आपको बोलते हैं कि भाई गारंटी रिटर्न आएगा, इसमें 80% 70% का रिटर्न आ सकता है, अभी खरीदिए अदरवाइज आप मिस कर जाएंगे, आपको जल्दी कराते हैं, आपको हाई रिटर्न का देते हैं। सेकंड क्या है, पेनी या छोटे स्टॉक में काम देते हैं जिनका बिजनेस कुछ अच्छा नहीं हो। तो सबसे महंगी एडवाइस और सबसे खराब एडवाइस यही होती है। और आप अगर देखोगे इंस्टाग्राम, ट्विटर, आपके फेसबुक, सब जगह यही लगे हुए हैं। आप अगर जितने भी टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, उन्होंने सब ने ही आपको रिटेल या मास इन्वेस्टर को पंप एंड डंप की एडवाइस दी। तो सबसे महंगी और सबसे खराब एडवाइस तो ये स्टॉक स्पेसिफिक एडवाइस देना, स्टॉक स्पेसिफिक करना और पर्सनल गेन के लिए लेना। बहुत आदमी क्या करते हैं, पहले खुद बाई कर लेते हैं या अपने जितने पोर्टफोलियो मैनेजर उनको बाई करा देता है, फिर पब्लिक को बोलता है आप बाई करो, इसमें ये चीज़ है, इसमें ये बेनिफिट है। उसके बाद जब पब्लिक ले लेती है तो अपने शेयर निकाल लेते हैं। सो बेसिक चीज़ क्या होता है कि जो फिन इन्फ्लुएंसर है, सेबी ने इसीलिए गाइडलाइन बनाई, इसीलिए RBI के गाइडलाइन है, जिस गाइडलाइन के हिसाब से आप स्टॉक स्पेसिफिक एडवाइस नहीं दे सकते हो, बट डिस्पाइट दैट पीपल आर गिविंग अ स्टॉक स्पेसिफिक एडवाइस। सो आपके अकॉर्डिंग हर्षद मेहता ज़्यादा अच्छे एडवाइजर थे या राकेश झुनझुनवाला जी? अब तो दोनों ही नहीं रहे, हम बात भी कर सकते हैं उनके बारे में। देखिए, हर्षद मेहता एडवाइजर नहीं थे, हर्षद मेहता इन्वेस्टर थे जी। ठीक है, राकेश झुनझुनवाला जो है वो आपके वेल्थ मैनेजर थे। ठीक है, सो दोनों ने मार्केट में पैसा बनाया, और पैसा तब बनाया जब अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया जी। ठीक है, मैं उनमें क्या डिस्प्यूट था उसमें मैं नहीं ला जाता हूँ, लेकिन हर्षद मेहता ने अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट किया। आज भी, आज मान लो ACC की बात करते हैं, हर्षद मेहता ने इन्वेस्ट किया, आज भी इंडिया की सबसे अच्छी सीमेंट कंपनी है, MRF है। ठीक है, उसके अलावा तो आज आप झुनझुनवाला की बात कर रहे हैं, झुनझुनवाला जी ने जब टाइटन बनी नहीं थी उस समय इन्वेस्ट किया, आज इंडिया की टॉप सबसे अच्छी कंपनी है। सो मेरा बोलने का मतलब है ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि ये कंपनी कैसी है, कैसी नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, माई बेस्ट इन्वेस्टमेंट और ICICI बैंक। ICICI बैंक का जब IPO आया था तो 40 रुपये का IPO आया था सर, और वो 40 रुपये का पैसा आज भी मेरे पास पड़ा है। उसके बाद 1 पे 1 बोनस है। तो मेरा बोलने का मतलब है आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि आप किसी भी चीजों में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म होना पड़ेगा। राकेश झुनझुनवाला ने अगर टाइटन लिया तो टाइटन का एक साल में नहीं बेचा सर, 10 साल बाद टाइटन में रिटर्न आया। तो पेशेंस इज रिक्वायर्ड एंड परसिस्टेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। सर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर आते हैं, वो बता देते हैं कि मैं 5 फॉर्च्यूनर खरीद सकता हूँ, 10 थार खरीद सकता हूँ, काइंड ऑफ दैट वे। नहीं देखो सर, मैं तो एक बताऊँ, मैं तो बता रहा हूँ भाई, मेरी वेल्थ क्या, कोई व्यूअर आपसे पैसे नहीं ले पाएगा सर। नहीं अंडरस्टैंड। देखो लेकिन क्या होता है, मैंने क्या बोला, वेल्थ का मतलब ये नहीं कि बहुत पैसे कमाना, वेल्थ का मतलब ये है कि भाई आपका डिसीजन जो है वो फाइनेंस से, मतलब पैसे के कारण इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, बहुत ज्यादा पैसे कमाने से आदमी सेटिस्फाइड नहीं होता। वेल्थ क्रिएशन का मीन्स योर अर्निंग शुड बी देयर सो दैट योर डे टू डे एक्सपेंसेस कैन बी मैच, आपके बच्चों की पढ़ाई के खर्चे निकल जाए। उसके बाद तो क्या सर, बैंक में बैलेंस है,
अदरवाइज पब्लिक इन्वेस्ट कर रहा है। ऑब्वियस। तो वेल्थ मीन्स दैट कि आपको पैसे की चिंता से मुक्ति होनी चाहिए, उसके बाद खाली पैसे पैसे से कोई फायदा नहीं। वो एक सबसे बड़ी गलती जो मिस्टर नारायण लोधा जी ने करी थी, जिसका उनको आज भी रिग्रेट है। सर गलती तो अब क्या बताऊं मैं, मेरे को एक फॉरेन ऑफर आया था इंडिया से बाहर जाने का। वो मैं नहीं गया क्योंकि पिताजी की तबीयत उस समय ठीक नहीं थी, एंड आई थॉट कि मतलब थोड़ा इमोशनली मैं इंडिया से अटैच था, तो अगर वो मैं जाता तो हो सकता है मेरा आज ग्रोथ और ज़्यादा अच्छा होता। मिस्टर नारायण लोधा से दी नारायण लोधा बनने की जर्नी कैसे होगी एंड आप उसको किस तरीके से हासिल करोगे? कोई रोड मैप वगैरह आपने बना रखा है? कोई गेम प्लान है आपका? सो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में आप मेहनत, आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करते रहोगे आप तो आपको सक्सेस 100% मिलेगा। ठीक है, तो लाइफ में ऐसा नहीं है कि फेलियर नहीं आता। फेलियर मुझे भी आया है। मैंने लाइफ में एक ट्रांजेक्शन करा था, बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन था, बड़ा ट्रांजेक्शन था, वो कंपनी को बहुत सेव होने वाला था। लास्ट मिनट पे वो ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। ठीक है। जब ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो प्रमोटर भी बहुत नाराज हुए, सब मेरे पास रहे थे कि तुम झूठ बोलता है, नहीं होता है। लेकिन मैं उससे हताश नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ। मैं उस ट्रांजेक्शन को फिर से करने की कोशिश किया और फिर मेहनत की। जो हमारे ट्रांजेक्शन जो 2-3 आदमी और बात कर रहे थे उनसे डिस्कस किया, और 3 महीने में मैंने एक नया ट्रांजेक्शन किया, और विश्वास कीजिएगा उस ट्रांजेक्शन से उस कंपनी का मतलब पूरा ही टर्न अराउंड हो गया। वो जो कंपनी आज के दिन में 2000 करोड़ की मार्केट कैप थी, वो 30,000 करोड़ की मार्केट कैप बन गई। सीरियसली? और सीरियसली बता रहा हूँ, और उस कंपनी ने उस पूरे ग्रुप का फॉर्चून चेंज कर दिया उसी एक ट्रांजेक्शन ने। तो कभी कभार क्या होता है कि नियति होती है ना कि भाई ये ट्रांजेक्शन नहीं होना, हमें लगा कि ये अच्छा, मतलब हमारे लिए बहुत बुरा हो। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है उसके लिए नियति ने आपको उससे अच्छा कोई ट्रांजेक्शन दे रखा हो, उससे हमारी कंपनी को 100 करोड़ से ज्यादा पैसे मिले। रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो भी ज्यादा था, कम था, और जो कैश फ्लो में जो पहले 2 या 3 महीने के लिए हमको या 6 महीने के लिए हमको जो एक सिक्योरिटी चाहिए थी, जो हमको एक मॉनिटरिंग चाहिए था, वो मिल गया। उससे क्या हुआ, कंपनी में ग्रोथ आया, कैश फ्लो आया, और उस पैसे से ही कंपनी आगे 4 गुना बढ़ी। तो फेलियर या लाइफ में इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमको ये समझना पड़ता है कि हो सकता है भगवान ने हमारे इसके अच्छे के लिए कुछ बनाया। अगर कोई चीज नहीं हुआ तो हो सकता है वो आपके अच्छे के लिए है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? आपने बोला हमारी कंपनी, एंड ऑलरेडी जितने लोग वर्क करते हैं किसी कंपनी के साथ, जॉब कर रहे हैं, दे सेड कि उसकी कंपनी या उनकी कंपनी या मेरी कंपनी, लेकिन आपने बोला हमारी कंपनी। दैट द यूनिटी। लोगों को लगता है कि पैसे मैं कमा के दे रहा हूँ, जबकि मेन जो गेम है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। ना तो गूगल अपने आप से काम कर रही, ना सुंदर पिचाई बना रहे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे हैं। सर देखिए, मान लो एक कंपनी है, कंपनी कैसे बनती है? इट्स एसोसिएशन ऑफ पीपल। एग्जैक्टली। कंपनी कोई अपने आप तो कोई आदमी नहीं है, ठीक है, और इंडिविजुअल पर्सन की आइडेंटिटी डेफिनेटली होती है, हर आदमी कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जब आप अपने हिसाब से कंपनी सोच के देखोगे ना, तभी आप कंपनी का काम कर पाओगे। ठीक है। तो कहीं पर भी आप काम करो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मेरी कंपनी है और मैं ही इसका ओनर हूँ। जब आप उस ओनरशिप पे काम करोगे, तो जब मैं अपने पिताजी के साथ था तो पिताजी ने मेरे को यही समझाया कि जब नारायण काम करते हो तो उस काम को अपने हिसाब से काम करो। तो अपने घर में, अपने दुकान पे जिस प्रकार से काम करते हो उस हिसाब से देखो। अपने दुकान पे हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई हर पैसा बचे, कोई भी पैसा इन्वेस्ट खत्म ना हो। तो हम 10 से 5 की अगर नौकरी करके हम चले जाएंगे लाइफ में तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। सही बात। जब हम कंपनी को, आपका रोल छोटा से छोटा रोल हो सकता है, आपको लगता है कि मैं ऑफिस बॉय हूँ, मैं प्यून हूँ, मैं एक गेट कीपर हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है, बट आपका बहुत बड़ा रोल है। एक ऑफिस बॉय, एक प्यून, एक आपका गेट कीपर घर की बहुत बड़ी बड़ी चोरियां रोक सकता है। अगर आपके कल के दिन कोई फायर हुआ, एडिशनल काम कर सकता है। मैंने देखा है, मतलब लाइफ में दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल। मैं कंपनी में काम करता था, उसमें जो हाईएस्ट जो आपकी पेइंग चीज होती थी वो ग्रेड 4 या उससे नीचे की होती थी। ठीक है। वो कंपनी आज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। उसका कारण क्या था? जो कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय वाज वेरी हाई। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आप कमिटेड रहेंगे, आप कंपनी को अपनी सोचोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। एआई एरा आ रहा है सर, तो मैंने बहुत सारे एड्स देखे हैं, वीडियोस देखी हैं, क्लासेस देखी हैं। पीपल आर यूजिंग एआई इन देयर प्लेटफॉर्म कि एआई मैनुअल ट्रेडिंग की जगह ऑटोमेट कर दे रहे हैं उसको, और जब उनकी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो एआई ट्रेड कर रहा है। तो आपके हिसाब से ज्यादा बेटर कौन है, ह्यूमन ट्रेड्स या एआई ट्रेड्स? देखिए सर, एआई मार्केट में डेफिनेटली ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर रहा है,
क्योंकि एआई से क्या है कि जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो बड़े बैंकर, जो बड़े आपके इन्वेस्टर, जिनके पास में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो रिसर्च कर सकते हैं वो एआई आपको करके दे रहा है। बट अल्टीमेटली देखो डिसीजन सर आप ही को लेना पड़ेगा। ठीक है। आज के दिन में आप अगर देखोगे एल्गो ट्रेडिंग चालू हो गई, एल्गो ट्रेडिंग विद एआई, पीपल आर ऑटोमेटिकली डूइंग इट, बट उससे बहुत से इन्वेस्टर्स को बहुत भयंकर नुकसान भी हुआ है, क्योंकि एआई रिस्क एडजस्ट नहीं कर सकता और थिंकिंग नहीं है। एआई का क्या है, जो आपका सिस्टम में डला, जो एक प्रोग्राम में बना वही काम कर सकता है। अब उस कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ क्या रहेगा, सिचुएशन हो सकता है आपने प्रोग्राम डाली हो बट वो सिचुएशन डिफरेंट आई, मान लो वार लाइक सिचुएशन आई, ठीक है। अब वो वार लाइक सिचुएशन आप प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, एआई ट्रेंड भी नहीं है उस डेटा पर, एआई ट्रेंड भी नहीं है। मान लो जैसे कुछ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको तकलीफ आ गई, अभी आपके जो आपके गैस में क्राइसिस आई, तो हो सकता है कि गैस के प्राइसेस बढ़ने चाहिए थे बट नहीं बढ़े, गिरने चाहिए थे नहीं गिरे, कमोडिटी के प्राइसेस में अचानक स्पाइक आई। सो देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स व्हिच आर इन्वॉल्व, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है। ठीक है। सो ट्रेडिंग डेफिनेटली एआई विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द ट्रेडिंग, एनालाइजिंग द ट्रेड एंड रिपोर्ट्स लेने के लिए। बट सर मेरा जो मानना है, ह्यूमन इंटरवेंशन इज मोर रिक्वायर्ड। आपको इंटेलिजेंट माइंडसेट एंड रिसर्च इज रिक्वायर्ड। सर लेट सपोज आपको अपनी पूरी नेटवर्थ एक एसेट में एलोकेट करनी हो फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर, तो क्या एसेट होंगे? सर देखो, अगर मेरे को अपना पैसा लगाना हो तो म्यूचुअल फंड का एक मल्टी एसेट्स फंड है, ठीक है, उसमें मैं 10 साल के लिए लगाऊंगा पूरा, ठीक है। उस पैसे को मैं 10 साल के लिए सो जाऊंगा, क्योंकि मल्टी एसेट्स फंड है, ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाइड है, वो अपने आप डाइवर्सिफाई करता है, इक्विटी, डेट और आपके कमोडिटी में लगाता है, ठीक है। तो इक्विटी आपको क्या है, एक अच्छा रिटर्न देती है, और उस इक्विटी में मल्टी एसेट्स में वो कहाँ लगाएगा वो उसके ऊपर होता है, ठीक है। तो डायनामिक मल्टी एसेट फंड में क्या होता है, जो फंड मैनेजर होता है उसके पास पावर होता है, वो सारा काम खुद करता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा आता है, और आपका कोई भी फंड में आपको एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन 12 से 14% की होनी चाहिए, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आज के टाइम में एक बहुत ज्यादा टर्म फेमस हो रही है, पैसिव इनकम। लोग एक्टिव इनकम की जगह पैसिव इनकम की तरफ भाग रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, ये मार्केट को फ्रेगाइल कर रहा है या फिर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं लोग? सर पैसिव इनकम को आपको समझना पड़ेगा, व्हाट इज अ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, आप मान लो आपने ऑफिस खरीद लिया, उसमें रेंटल इनकम आ रही है, लेकिन दिक्कत क्या है कि उस ऑफिस को जब आप फ्यूचर में कभी बेचना चाहोगे तो बेच नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि उसकी सेलेबल होती नहीं है, फिक्स्ड वो होती है, आपने प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर दिया। जैसे बहुत सारे पैसिव इनकम में क्या होता है, ओपन ऑफिस स्पेस होता है, उसमें आपको एक छोटी सी जगह दी जाती है और बिल्डर बोलता है कि आपको फिक्स आईआरआर दे देगा। बिल्डर आपको 12% फिक्स आईआरआर दे रहा है, आपको रेंटल आ रहा है, हो सकता है उसकी प्राइसेस भी बढ़ रही हो, लेकिन जब आप उसको बेचना चाहेंगे तो एक बड़े फ्लोर में छोटा सा स्पेस बिकता नहीं है, तो आपकी अल्टीमेटली कैपिटल ब्लॉक हो गई। तो पैसिव इनकम आपको अल्टीमेटली ये समझना पड़ेगा कि आपकी व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, हाउ वांट टू डू इट। आप वही पैसा उस टाइप के इन्वेस्टमेंट में डालो जो आपको कभी निकालना ना हो, जो आपको लग रहा है कि भाई मेरे फ्यूचर बच्चों के लिए चाहिए, चाहे कितना भी तकलीफ हो। लेकिन मान लो आपको अगर पैसिव इनकम करनी है, सो देयर आर गुड एडवाइजर हु विल एडवाइज यू टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड, जो आपको कभी भी निकाल सकती है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली पैसिव इनकम इज द बेस्ट इनकम, बट आप पैसा वहां लगाइए जो आपका लिक्विडेट होने में आराम हो, जब आपको समय के समय पैसे आ जाए। If a 15-year student will ask you, sir, give me a financial advice, then आप क्या एडवाइस करना चाहोगे उनको? देखो, अगर 15 साल का बच्चा अगर एडवाइस करे, मान लो उसको पॉकेट मनी मिल रही है, तो सबसे पहले मैं उसमें जो कल्चर डालना चाहूंगा वो सेविंग का कल्चर डालना चाहूंगा, ठीक है। बचपन से ही सेव करो, चाहे पॉकेट मनी का कुछ परसेंट भी डालो। लाइक यू, हाँ, लाइक मेरा बेटा है, मेरा बेटे को आज के दिन हम फैम पे में पैसा देते हैं, तो उसको मैंने पहले बोला कि भाई उसके साथ में गोल्ड सेविंग अकाउंट खोलो, ठीक है। मान लो अगर उसको 500 रुपए देता हूँ तो उसमें से 100 रुपए वो डालता है, तो कल परसों मेरे से बात हुई थी, तुमने पेमेंट कैसे किया? बोला पापा मैंने उसमें से 500 रुपए सेव किए थे और 800 रुपए हो गया, क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ गए। तो बोला यार तूने क्यों बेचा? तो वो उससे क्या होता है, उसको ये लगता है कि हाँ सेव करेंगे तो पैसे की उसको वैल्यू पता चलती है। सेकंड क्या होता है, जो यंग एज होते हैं, जो पैसे नहीं कमा रहे हैं, उनको पैसे की वैल्यू समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप मैं आपको एग्जांपल नहीं देना चाहता हूँ, बट बहुत बड़े बड़े आदमी हैं जिन्होंने अपने बेटे को एक दिन फ्लोर पे खड़ा किया, 1 महीने के लिए मजदूरी कराई। देयर आर गुड एग्जाम्पल, बहुत ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको ये समझ में आया कि भाई वो आदमी 20,000 रुपये कैसे कमाता है, उसको कितनी मेहनत करती पड़ती है पैसे, तो पैसे की वैल्यू सिखाना भी बहुत जरूरी है सर। नारायण सर, आपके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या मतलब है?
सो देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपने आप जो काम कर रहे हो, जो आपको डिसीजन लेना है, उसके लिए पैसा आपको रोक नहीं रहा है। तो बेसिक आपके पास में सेविंग है, आपके पास 6 महीने के बेसिक एक्सपेंसेस हैं, आपकी इनकम इतनी है जिससे आपकी रोजमर्रा के खर्चे चल सकते हैं। तो आप उसको फाइनेंशियली फ्रीडम बोल सकते हैं जब आप फाइनेंशियली सेटिस्फाइड हो अपने आप। ठीक है, देखो सर, संतोष होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सही बात ठीक है, आज हम अंबानी बन सकते हैं, बिरला बन सकते हैं, पैसे कमाने का तो होड़ जितना मर्जी इतना कर सकते हो, बट आप उस पैसे को अल्टीमेटली प्रॉपरली यूज कर पा सकते हो या नहीं कर पाते, वो भी है। ठीक पैसा है। सिर्फ वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं होता सर, उस पैसे को आप एंजॉय भी कर सकते हो, Obvious. एंजॉय करने के लिए भी होता है। पैसे आपके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए भी आने चाहिए। सो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि आपका कोई भी डिसीजन जो है वो पैसे के कारण नहीं अटक रहा हो। ठीक है, आपको मान लो अपने फैमिली में मेडिकल करना हो, कुछ ये करने, कुछ आपको शादी में खर्चे करने हो, बच्चे को पढ़ाई के लिए खर्चे करने हो, तो उसमें आपको पैसा अड़े नहीं है। अगर बच्चे का आज IIT IIM में या किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन हो तो आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। सही बात है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है कि हम हर चीज को सेव करके, प्लान करके उस अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस की मीटिंग करें। तो जब तक आपके पास 6 महीने की सेविंग नहीं है, आपके पास में इमरजेंसी फंड्स नहीं है, तब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो सकता। आजकल लोग वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत हसल कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो हसल कर रहे हैं या फिर उनकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वही बहुत ज्यादा पुअर है? सर देखिए, अर्ली स्टेज ऑफ करियर में आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल हसल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मेहनत करोगे तभी ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन उस मेहनत के पीछे, फाइनेंशियल हसल्स के पीछे आपका बहुत चीजें मिस हो जाता है। जैसे आप अपना हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हो, आप जो आपके इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, जो आपके सोशल कल्चरल इवेंट है, किसी की शादी है, किसी का बच्चे हैं, उसमें आप एंगेज नहीं कर पाते हो। ठीक है, सो अल्टीमेटली क्या होता है, फाइनेंशियल हसल्स जो आपको आपको फटीगनेस देता है। ठीक है, सो डेफिनेटली ग्रोथ इज रिक्वायर्ड एंड फाइनेंशियल हसल इज रिक्वायर्ड, बट लिमिटेड वे में। ठीक एक है, समय के बाद में आप अपना हेल्थ पे बहुत जरूरी ध्यान देना। अगर हेल्थ इज अ वेल्थ, जब तक आप अपना शरीर पे ध्यान नहीं दोगे तो आप फिर वो हसल नहीं कर पाओगे। ठीक है। मेंटल बैलेंस एंड हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन फाइनेंशियल। नारायण सर, आप अपने बच्चों को कैसे समझाओगे फाइनेंशियल प्लानिंग बिना उनको ज्यादा इन्वॉल्व करे हुए कि पैसा बहुत बड़ी चीज है? तो देखो, पैसा क्या है सबसे पहले उसको समझाना जी, मनी की वैल्यू समझाना बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे जैसे फैमिली वाले जिसका बहुत पैसे हैं, बच्चे को अनाप शनाप पैसा देते रहते हैं, जैसे मांगा वैसा दे दिया। ठीक है, तो उनको ये समझाना बहुत जरूरी है कि बेटा पैसा है, बहुत मेहनत से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, आप उस पैसे को जुडिशियसली कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तो सेविंग कल्चर, उसको पैसे के बचाने की कर दीजिए। सेकंड, उसको पैसा अर्न करना भी सिखाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अर्न करने का मतलब ये नहीं कि उसको आप लेबर में लगा दो, कुछ काम करने में लगा दो। देयर आर अदर वेज ऑल्सो। आप बताओ बेटा ये काम करो, ऑफिस के छोटे मोटे काम करो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, हम बचपन में अपने गाँव में राशन लेने जाते थे, तो राशन वाला क्या बोलता था, बेटा ये जोड़ेगा तो मेरे को चॉकलेट दूंगा। तो उस जोड़ से मेरे को क्या हुआ, ये मेरे को ये समझ में आया कि भाई मेहनत करने से पैसे मिलते हैं। तो बेसिक चीज है कि उसको आप मेहनती बनाते हो, उसको आप ये सिखाते हो कि आप मेहनत करोगे तभी पैसे मिलेंगे, अब पैसे अपने आप नहीं आते। सेकंड क्या होता है, ग्रेटिफिकेशन। जो ग्रेटिफिकेशन होता है वो भी थोड़ा सा आप डिलीट कीजिए। हम क्या होता है, तुरंत उसको ग्रेटिफाइड कर देते हैं, तुरंत उसको दे देते हैं। उसको बोले नहीं, तुमको ग्रेटिफिकेशन करना तो कुछ अर्न करो, कुछ मेहनत करो, मेहनत करोगे तो तुमको ग्रेटिफिकेशन मिलेगा। चाहे बर्थडे में कुछ चाहिए, उसको कहीं घूमने जाना है, उसको कुछ करना है, तो बोलो बेटा ये करो तो मेहनत करेंगे। सो दो ही हैज टू अर्न इट, देन उसको ये लगेगा कि हाँ मैंने इसको अर्न किया। तो मैं अपने बच्चों को सबसे ज्यादा यही एडवाइस करता हूँ कि भाई वट एवर यू आर स्पेंडिंग, प्लीज लुक एट कि वेदर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट। एग्जैक्टली। अगर आपको ग्लोबल फाइनेंस में कुछ चेंजेस करवाने हो सिस्टम में, तो वो क्या चेंजेस होंगे? सर देखो, ग्लोबल फाइनेंस में जो चेंज कराने हैं, तो मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ कि भाई वर्ल्ड जो इन्वेस्टमेंट करे वो इन्वेस्टमेंट करे फूड और एग्रीकल्चर में। ठीक है, आज भी अगर वर्ल्ड बैंक या अपने WTO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वर्ल्ड में बहुत सारा अनाज है, लेकिन आज भी बहुत से आदमी भूखे हैं। बहुत से कंट्री हैं जहाँ पर खाना नहीं है, लेकिन आज हम वर्ल्ड वॉर कर रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आदमियों को मार रहे हैं। तो अगर मेरे को अगर चेंज करना हो तो मैं वॉर को बंद करा के सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्रीकल्चर, कैसे हम एग्रीकल्चर
को इम्प्रूव करें, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इम्प्रूव करें, हम्म, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। हम्म, हो सकता है कुछ कंट्री फूड बना पा रही है, कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि हो सकता है उनकी क्लाइमेटिकल कंडीशन ऐसी हो। जी, तो इंटर कंट्री ट्रांसफर, उस पर हम्म, इन्वेस्ट करेंगे। वर्ल्ड की एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बने जिसमें कोई भी आदमी भूखा ना जाए, ठीक है। वो अनाज बर्बाद नहीं हो, तो उसको हम्म, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉपर खर्चा करेंगे। आपकी स्प्रेडशीट में वो कौन सी इनविजिबल कॉस्ट है जो नहीं लिखी जाती, देन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सक्सेस? सर देखिए, हमारा अगर स्प्रेडशीट, अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो आपको लगेगा कि भाई नारायण जी ने बहुत पैसे कमाए, इनकम है बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस इनकम के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इनिशियल करियर में मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत सारा टाइम ऑफिस या अपने काम पे देना पड़ा, तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी हेल्थ पे टाइम नहीं दे पाया। अपने दोस्त यार के साथ घूमना था, अपने को मेरा जैसे पर्सनल ये था कि मैं पूरा इंडिया घूमूं, पूरा देखूं, जगह जगह घूमूं, दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करूं, वो हमें टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाया। तो मेरा यही ये है कि भाई पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बैलेंस शीट में मेंटल हेल्थ, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ रिलेशनशिप और एक आपका सोशल नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं 4 बेस्ट ऑप्शन दे रहा हूँ आपको: गोल्ड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और रियल एस्टेट। आप किस में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे? सर देखो, बेसिक चीज़ क्या है कि कभी भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आप आपका प्रोफाइल क्या है और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, और आप जब भी इन्वेस्ट करोगे तो पोर्टफोलियो कंसंट्रेट करके नहीं कीजिए, ठीक है, आप उसको डाइवर्सिफाई कीजिए। ठीक है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में कहीं कहीं जगह का रियल एस्टेट बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट देता है, जी, ठीक है। बट रियल एस्टेट के साथ सबसे बड़ा तकलीफ क्या है कि जब आप बेचना चाहो तो हो सकता है उस समय नहीं बिकता, प्रॉपरली लिक्विड नहीं होता, ठीक है। तो आप पैसे का जो एलोकेशन है आपके हिसाब से देख के लगाइए, और हर एलोकेशन को, अगर मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप उसको कीजिए कि भाई 25% हर एसेट क्लास में डालें, और आप इन्वेस्टमेंट तब कीजिए जब आप सबसे पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए। ठीक। अगर आपको एक दिन के लिए फाइनेंशियल मिनिस्टर बना दिया जाए ऑफ इंडिया, आप क्या बड़े चेंजेस करोगे? देखो, अगर मुझे इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए तो मैं सबसे पहला जो चेंज करूंगा कि जो फाइनेंस का मेजर पोर्शन एजुकेशन और हेल्थ केयर में डालूंगा। ठीक है। इंडिया में आज भी एजुकेशन सिस्टम क्या है, बहुत इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। आज हम भारत में इस लेवल पे पहुंचे और इतना ग्रोथ आया, क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में बुनियाद डाली गई और बढ़ाई गई। इंडिया में नालंदा जैसे वर्ल्ड क्लास कॉलेज हुआ करते थे जो इंडिया को, तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट जो करूंगा मैं एजुकेशन लाइन पे करूंगा। इंडिया में हार्वर्ड या फ्रैंकफर्ट टाइप की बड़ी कॉलेजेस बनाऊंगा, हायर एजुकेशन पे इन्वेस्ट करूंगा, बेसिक एजुकेशन से गांव जगह जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। सेकंड, मेडिकल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का मेडिकल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने खर्चा नहीं किया है, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट मैं उसी में करूंगा। फ्री पैसा बांटना, फ्री पैसा देने से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है गांव जगह जगह प्रॉपर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट करना। आज भी अगर आप देखोगे इंडिया में पर पर्सन डॉक्टर बहुत कम है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तकलीफ में है। बेसिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हर आदमी की रिक्वायरमेंट है। डेफिनेटली जब हम आज़ाद हुए थे तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट थी रोटी, कपड़ा और मकान। आज हम फूड में सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन एजुकेशन और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। जो लोग फाइनेंस में अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं एज ए सीए, सीएफओ, सीएस, तो उनको सबसे बेस्ट एडवाइस आप क्या देना चाहोगे जिनका करियर स्टार्ट ही हो रहा है? सो देखो, मैं यही समझा रहा हूँ, सबसे पहला तो मान लीजिए आप फाइनेंस में करियर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो फाइनेंस में जब आप करियर स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है आपको कोई बेसिक काम दिया जाए, ठीक है। तो आप उस काम से अपना नॉलेज जरूर अपडेट कीजिए, कोशिश कीजिए, आप किताबें पढ़िए, बुक रीड कीजिए, और आपको जो काम दिया गया है उस काम को जल्दी खत्म करके और कुछ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सेकंड क्या है, मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वो कंपनी क्या कर रही है, कैसे काम कर रही है, कैसे पैसे आ रहे हैं, कैसे पैसे जा रहे हैं, कंपनी के धंधे के बारे में, बिजनेस के बारे में जरूर कीजिए। देखिए, फाइनेंस इज नॉट ओनली नंबर्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस बिहाइंड द नंबर्स, ठीक है। आप उस बिजनेस के पीछे नंबर्स कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, और उसका कारण क्या है, वो आप समझोगे तो फिर आपको काम करने में आराम रहेगा। मैंने एक कंपनी में काम करता था, तो उसमें प्रमोटर ने फाइनेंस के आदमी को बोलता भाई फैक्ट्री में बैठो। फैक्ट्री में बैठने क्यों बोलता था? आपको ये समझ में आ रहा कि वो पैसे कैसे आते हैं और वो पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। सो बेसिक चीज क्या है, जब तक आप धंधे को नहीं समझोगे तब तक आप उसको आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली। हर एक स्टार्टअप फाउंडर के लिए या बिजनेस ओनर के लिए, अगर किसी शॉपकीपर के लिए भी आप एक फ्री एडवाइस देना चाहो तो वो क्या होगी?
सर हर एक स्टार्टअप फाउंडर, हम्म, शॉपकीपर या उसके लिए मैं ये समझ रहा हूँ कि आप फाइनेंस पे जरूर ध्यान दीजिए। आपका पैसा कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। सेकंड, आप ये जरूर समझिए कि आपका बिजनेस का ग्रो ड्राइवर क्या है, ठीक। कैसे आप धंधे को आगे बढ़ा सकते हो। हम्म, ठीक है। थर्ड, अगर आप कोई भी पैसे किसी को भी ले रहे हो, उस पैसे को जुडिशियसली खर्चे। ठीक। अब स्टार्टअप क्या होता है, मान लो किसी इन्वेस्टर का पैसा ले रहा है, जब इन्वेस्टर का पैसा आ गया तो तुरंत उसको उड़ा दिया। अननेसेसरी खर्चा करना हाँ, लग जाता है। ऐसा होता सो दैट इज नॉट गुड। ठीक है, हम्म, अल्टीमेटली समझिए वो पैसा आया है, हम्म, उस पैसे को अगर बिजनेस में डालेंगे तो ग्रोथ आएगा। तो आई अंडरस्टैंड कि भाई बर्न करना भी जरूरी है, खर्चा करना भी जरूरी है, लेकिन उस पैसे को जुडिशियसली यूज कीजिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द लास्ट क्वेश्चन इज, क्या आपने कभी किसी कंपनी फाउंडर को, बिजनेसमैन को गिव अप करने के लिए कहा है कि आपकी कंपनी लॉस कर रही है, लोन ट्रैप में, आप गिव अप कर दो? जरूर कहा, धंधे को बंद करने के लिए जरूर कहा। हमने कितने बंद बिजनेस बंद किए। तो मैं एक प्राइवेट इक्विटी फंड में काम करता था। अब बहुत से आदमी क्या लॉस हो रहा है फिर भी करा, मैंने प्रमोटर को एडवाइस किया कि भाई देखो इस धंधे में आज के दिन प्रॉफिट नहीं आएगा और आगे जो आप सोचो वो भी नहीं आएगा, तो इससे अच्छा आप दूसरा बिजनेस करो। देखिए क्या होता है, आप जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई, हमारे बचपन में बोलते हैं कि भाई रेत से तेल नहीं निकलता। अगर तेल निकालना हो, क्या बात है सर, क्या बात है। रेत से तेल नहीं निकलता, तो आप रेत को कितना ही पीस लो तेल नहीं निकलेगा। बिल्कुल। तो तेल तिल से ही निकलेगा। हाँ। तो बेसिक चीज है कि आपको जो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें रिटर्न नहीं आ रहा और आगे प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा, कुछ तो तकलीफ है। और हो सकता है आप इंडिपेंडेंटली नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक्सपर्ट के एडवाइस लो। देयर आर एक्सपर्ट अवेलेबल इन द मार्केट। मैं अनिल अंबानी जी के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा कि वो बैंकरप्ट क्यों हो गए, जबकि उनके भाई इतने बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, आज इंडिया को रूल कर रहे हैं, लेकिन वो बैंकरप्ट हो गए। तो उन्होंने क्या फाइनेंशियल ऐसे ग्लिच करे होंगे या लॉस मेकिंग डिसीजन लिए होंगे जो आपको पता है? देखिए, अनिल जी ने, धीरूभाई अंबानी के 2 बच्चे थे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। ठीक है, मुकेश जी बहुत ज्यादा फादर के साथ रहे जी। आज अगर आप वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन देखो, सबसे ज्यादा पैसा अनिल जी के पास गया। लेकिन अनिल जी ने क्या किया, सबसे पहली मिस्टेक क्या की, उनके साथ जो अच्छे बंदे थे उनको टेक केयर नहीं किया, उनको कंफर्ट नहीं दिया। आज अगर आप देखोगे, जितने भी इंडिया में बड़े, एक रिलायंस कैपिटल हुआ करती थी, इंडिया की टॉप कंपनी थी, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर थी, इंडिया की टॉप कंपनी थी, दोनों कंपनियां डूब गई। उसका कारण क्या था, उन्होंने अपने बंदों को टेक केयर नहीं किया, उनको रखा नहीं। उनको ये लगा कि मैं बड़ा आदमी हूँ, बंदे रिप्लेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है सर। जैसे कंपनियां उन्होंने धीरूभाई अंबानी साहब 0 से इतनी ऊपर तक खड़ी की। सेकंड क्या हुआ, ओवर एम्बिशियस। आप जितनी आपकी इनकम है, जितने आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आपने ज्यादा काम कर लिया। ठीक है। थर्ड क्या है, आप मुकेश अंबानी को देखिए, कभी मीडिया लाइमलाइट ऐसा में नहीं आता। अनिल अंबानी जी मीडिया लाइमलाइट, पार्टी के अलावा, पार्टी आज भी मुकेश जी करते हैं, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट वो मीडिया में रहना, लाइमलाइट करना, पीआर पर बहुत पीआर पे खर्चा करना, आप पॉलिटिक्स में घुस गए, एमएलए एमपी का पोस्ट ले लिया, तो आपने धंधे पे ध्यान ही नहीं किया। देखो, अल्टीमेटली बिजनेस पे ध्यान देना है, आप अपनी फैमिली पे ध्यान देना। तो बेसिक चीज क्या होता है, देखिए धीरूभाई अंबानी ने 0 से उतना ऊपर पहुंचे। ठीक है, उसमें उनकी मेहनत लगी है। अब सेकंड जनरेशन उसको बढ़ाएगी तभी फायदा होता है ना। मुकेश अंबानी उस पैसे को बढ़ाया, लेकिन अनिल अंबानी जी ने उस पैसे को खर्च किया। सो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आप अपनी टीम को, अपने आदमियों को, क्योंकि कंपनी सर आदमियों से बनती है। अच्छे आदमी आपको पैसा कमा के देते हैं। आपके साथ वैसे आदमी होने चाहिए जो आपके साथ जुड़े हो, जो आपको सपोर्ट करे और आपकी बिजनेस के साथ में आपके कंधे से कंधा मिला के साथ। एग्जैक्टली। तो दोस्तों, बिजनेस इज योर लाइक बेबी। जैसे आपने शुरू करा, आपका बच्चा है और अभी वो पैदा ही हुआ है, आपको बहुत टेक केयर करनी पड़ेगी, हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई दूध टाइम से पी रहा है नहीं, सो रहा है नहीं, उसकी पॉटी भी साफ करनी पड़ेगी, उसको डायपर भी लगाने पड़ेंगे। जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद फिर आपको बिजनेस को कुछ नहीं देना, बिजनेस आपको देगा। एंड इसमें और बहुत सारी चीजें हम कवर अप कर सकते हैं, बट हमारे पास सीमित समय होने की वजह से मे बी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे कि बिजनेस को ऑटोमेशन पर कैसे लेके जाना है, एक फाउंडर बिजनेसमैन अपने आराम से चिल करे, और कंपनी किस तरीके से चलेगी, ऑपरेशंस किस तरीके से चलते हैं, फाइनेंस किस तरीके से चलते हैं, अकाउंट्स कैसे काम करता है, मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है, एचआर किस तरीके से काम कर सकता है। नारायण सर को सारी नॉलेज है, बट अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी भी 10x, 100x, 200x करे, डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल मिल जाएगी, आप वहां से सर को कनेक्ट कर सकते हो।
एंड अगर इस पॉडकास्ट में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, किसी भी ड्यूरेशन आपको लगा हो कि सर ये बात आपने बोल दी ऐसी कि आई वांट टू फॉलो दिस, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, मन में कोई एडवाइस हो, तो वो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। आई होप हम दोबारा मिलेंगे। डेफिनेटली, अगर मेरे से कोई क्वेश्चन छूट गया हो हम्म। जो आप चाहते हो कि मैं रिप्लाई नहीं किया, तो मैं चाहता हूँ आप कमेंट सेक्शन में डालिए। बिल्कुल उस नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल सर। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हमें अपना कीमती समय में यहाँ तक देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।